नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में पाए जाने वाले अति विशिष्ट योग कारक ग्रहों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आपकी कुंडली का लग्न चाहे जो भी हो, वह ग्रह चाहे अकारक अवस्था में हो अथवा कारक अवस्था में हो, परंतु अगर कोई ग्रह किसी भाव विशेष में जाकर अति विशिष्ट कारक ग्रह बनता है तो वह ग्रह उस भाव से संबंधित श्रेष्ठ लाभ जातक को देता है। कौन सा ग्रह किस भाव में जाकर अति विशिष्ट कारक ग्रह बनेगा, इसी विषय को लेकर आज का वीडियो बनाया गया है। विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका लग्न चाहे जो हो, यानी कोई भी लग्न हो सकता है आपकी कुंडली में, परंतु यदि आपकी कुंडली में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह हैं तो वह ग्रह आपको लाभ देंगे और आप उन्हें बलवान करके उनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन उन्हें बलवान किस प्रकार से करेंगे, इसकी चर्चा वीडियो में अभी आगे की जाएगी। इसलिए सभी से निवेदन रहेगा, कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य ग्रह कुंडली के 11वें भाव में जाकर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाता है। अब यहाँ पर आपका चाहे मेष लग्न की कुंडली हो या वृषभ लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि सूर्य जो है आपका मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, कर्क लग्न, इसके अलावा आपका मीन लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह होता है। वह कारक ग्रह की बात हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अति विशिष्ट योग कारक ग्रह की, ठीक है। यानी सूर्य आपका अगर किसी भी लग्न की कुंडली में 11वें भाव में अगर सूर्य उपस्थित हो जाए तो यह उस कुंडली के लिए अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाता है। अब इसे अगर मान लीजिए ये ग्रह आपका सूर्य ग्रह हुआ या कोई भी ग्रह हुआ, यदि यह ग्रह कमजोर हुआ तो आप इसे किस प्रकार से बलवान कर सकते हैं, इनके उपायों की चर्चा अभी आगे की जाएगी। यानी सूर्य जब भी 11वें भाव में उपस्थित होगा तो श्रेष्ठ लाभ जातक को देगा। अब क्योंकि 11वें भाव से हम बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, लाभ का विचार करते हैं, जो भी हमें धनागमन होता है उससे इनमें जो लाभ प्राप्त होता है उससे संबंधित विचार कुंडली के 11वें भाव से हम करते हैं। तो सूर्य यहाँ पर आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का ही कार्य करेंगे और आपको लाभ दिलवाने का ही कार्य करेंगे। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह लग्न में और सप्तम भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना जाता है। यानी अगर आपकी कुंडली चाहे जिस भी लग्न की हो, अगर सप्तम भाव में या प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में चंद्रमा बैठा है तो ये अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहलाएगा। देखिए, जब भी चंद्रमा लग्न में बैठता है या सप्तम भाव में बैठता है तो इसका संबंध लग्न से हो जाता है। क्यों? क्योंकि लग्न में जब चंद्रमा बैठेगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में शीतलता लाने का प्रयास करेगा, यानी व्यक्ति व्यवहार कुशल होगा, शांत चित्त होगा। अब शांत चित्त वाला व्यक्ति सभी को प्रिय होता है, ये आप सभी जानते हैं। जब वो सप्तम भाव में बैठेगा तो ये अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेगा, यानी कुल मिलाकर लग्न पर चंद्रमा का प्रभाव होगा और ये ग्रह आपके लिए अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहलाएगा, चाहे जिस भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो। और जिस भाव में भी ये बैठेगा उस भाव में ये शीतलता लाने का प्रयास करता है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी शीतलता लाएगा। इसके अलावा सप्तम भाव जिसे दाम्पत्य जीवन का भाव या फिर व्यापार भाव कहा जाता है उसमें भी ये शीतलता लाएगा, तो आपके लिए अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहलाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह कुंडली के 10वें भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहलाता है। चाहे जिस भी लग्न की कुंडली हो, मंगल अगर 10वें भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि ये कर्म भाव कहलाता है 10वां भाव, और 10वें भाव में मंगल ग्रह का होना अति विशिष्ट योग कारक स्थितियों को निर्मित करेगा। यानी व्यक्ति साहसी होगा। क्यों? क्योंकि मंगल का संबंध जो है व्यक्ति के लग्न से बनेगा। चतुर्दृष्टि से व्यक्ति के लग्न को मंगल देखेगा, सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देखेगा, ठीक है, अष्टम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेगा। तो मंगल अति विशिष्ट योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएगा। ध्यान रखें कि मृत अवस्था में, वक्री अवस्था में या नीच अवस्था में किस प्रकार के रिजल्ट होंगे, इसकी चर्चा आगे की जाने वाली है, इसलिए कृपया पूरा वीडियो देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। तो 10वें भाव में मंगल अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना जाता है। आइए बात करते हैं बुध ग्रह की। जब कभी भी बुध ग्रह कुंडली के 11वें भाव में उपस्थित होता है तो यहाँ बुध ग्रह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाता है। ध्यान रखें, बुध 11वें भाव में बैठकर व्यक्ति, बुध किन चीज़ों का कारक है? वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, शिक्षा का कारक है
और जब ये व्यक्ति के लाभ में आ जाती है तो इनसे संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को ये लाभ दिलवाने का कार्य करेगा। यानी 11वें भाव से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उन सभी में व्यक्ति को बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। किस भाव से किस बात का विचार करते हैं, इसके लिए वीडियो पूर्व में बनाया जा चुका है, आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बुध यहाँ पर अति विशिष्ट कारक कहलाएगा। अब बुध जो है सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को भी देखेगा। ठीक है, पंचम भाव को देखेगा तो यहाँ से संबंधित लाभ भी व्यक्ति को ये देगा। अब इनके रत्न धारण किए जा सकते हैं या नहीं किया जा सकते, इसकी चर्चा भी आगे की जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। ध्यान रखें, गुरु जब भी कभी पंचम भाव में अथवा नवम भाव में गुरु बैठता है, चाहे जिस भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली में यदि गुरु पंचम भाव में या गुरु नवम भाव में बैठा हुआ है तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहलाएगा। अब पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, इष्ट का विचार करते हैं। नवम भाव से हम व्यक्ति के भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं। ठीक है, तो इन संबंधित चीज़ों से व्यक्ति को ये लाभ दिलवाने का कार्य करेगा, क्योंकि ये अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन गया। कोई भी अति विशिष्ट योग कारक ग्रह जहाँ पर जिस भाव में वो बन रहा है उस भाव से संबंधित श्रेष्ठ लाभ जातक को दे पाता है या समर्थ हो पाता है। आइए बात करते हैं शुक्र ग्रह की। ध्यान रखें, जब कभी भी शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में और कुंडली के द्वादश भाव में यानी चौथे, सातवें और 12वें भाव में जब भी शुक्र बैठता है तो इन भावों में यह ग्रह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है, आइए विचार करते हैं। देखिए, जब भी कभी शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में उपस्थित होगा तो चतुर्थ भाव से हम विचार किस चीज़ का करते हैं, स्वदेश का विचार करते हैं, सुखों का विचार करते हैं। अब सीधी सी बात है कि शुक्र जो है सुखों का कारक माना गया है, भौतिक सुखों का कारक माना गया है, फैशन का कारक माना गया है और व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए इन चीज़ों की चाह रखता है। तो यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति अति विशिष्ट बन जाती है। इसके अलावा अगर सप्तम भाव में शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में कह सकते हैं कि सौम्यता लाती है, दाम्पत्य जीवन को मजबूत करती है। इसके अलावा कुंडली के द्वादश भाव में, द्वादश भाव कुंडली का व्यय भाव कहलाता है। व्यय भाव में जब भी शुक्र उपस्थित होगा, हालांकि ये व्यय करवाएगा वहाँ से संबंधित शुक्र से संबंधित चीज़ों का, परंतु अगर ये शुक्र शुभ हुआ तो बिल्कुल ये यहाँ पर अति विशिष्ट कारक बन जाता है। ये बात कर लेते हैं कुंडली में शनि ग्रह के विषय में। शनि ग्रह कुंडली के तृतीय भाव और कुंडली के छठे भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि तृतीय भाव से हम विचार करते हैं पराक्रम का, साहस का विचार करते हैं। तो जब भी शनि कुंडली के तीसरे भाव में उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाने का ये कार्य करेंगे। और छठे भाव में जब शनि की उपस्थिति होती है तो व्यक्ति को ये शत्रुहंता, यानी कह सकते हैं कि शत्रुहंता योग्य बनाता है। व्यक्ति के शत्रु नहीं होते, या कह सकते हैं कि शत्रुओं का दमन करने की क्षमता यहाँ पर उपस्थित शनि रखता है। यानी शनि की उपस्थिति छठे भाव में शुभ मानी गई है। ये अति विशिष्ट कारक ग्रह शनि यहाँ पर बन जाएगा, चाहे लग्न जो भी हो। आइए बात कर लेते हैं राहु ग्रह के विषय में। राहु ग्रह कुंडली के तृतीय भाव, कुंडली के छठे भाव और कुंडली के दसम भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना जाता है। यानी यहाँ पर राहु की उपस्थिति श्रेष्ठ मानी गई है। ये बात करते हैं केतु के विषय में। कुंडली के द्वितीय भाव में और कुंडली के अष्टम भाव में केतु जो है अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहलाता है। यानी यहाँ पर उपस्थित केतु व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ कराने का कार्य करता है। दूसरे भाव में और अष्टम भाव में केतु शुभ माना गया है, केतु की उपस्थिति। मित्रों, इस प्रकार आज हमने अति विशिष्ट योग कारक ग्रहों के विषय में चर्चा की है। आइए आप कुछ शंकाओं का समाधान कर लेते हैं। यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन रहा है, क्या आप उसे बल दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो किस प्रकार से दे सकते हैं, उसी पर हम विचार कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बन रहा है। अगर आप उसे बल देना चाहते हैं तो आप ये चेक करें कि वह कुंडली का कारक ग्रह है अथवा अकारक ग्रह। यदि वह कुंडली का कारक ग्रह हुआ और उसकी प्लेसमेंट सही होने पर आप उस ग्रह का रत्न धारण करके उसके बल को बढ़ा सकते हैं। परंतु यदि कोई अति विशिष्ट योग कारक ग्रह अकारक हुआ और ये आप उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है, तब आप उस ग्रह का रत्न धारण नहीं कर सकते। वैसे सलाह मेरी यही रहेगी कि यदि आप किसी भी ग्रह का रत्न धारण करें तो पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें, इसके पश्चात ही कोई रत्न धारण करें। या फिर आप किसी ग्रह को बल देने के लिए या फिर उसे ठीक करने के लिए उसके वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर उस ग्रह से संबंधित जो भी उनके इष्ट देव हैं उनकी उपासना कर सकते हैं, जिससे भी आप उस ग्रह को मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात। इसके अलावा मान लीजिए कि यदि कोई ग्रह मृत अवस्था में, अति विशिष्ट कारक ग्रह मृत अवस्था में है,
तब भी आप इसी प्रकार के उपाय कर सकते हैं। अस्त अवस्था में तब भी यही उपाय आप कर सकते हैं। यानी वैदिक मंत्र, बीज मंत्र और इष्ट देव की उपासना, ये आप किन्हीं भी परिस्थितियों में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अति विशिष्ट योग कारक ग्रह वक्री हुआ तो किस प्रकार का रिजल्ट देगा। तो ध्यान रखें, वक्री ग्रह जिस प्रकार का रिजल्ट देते हैं उसके लिए पहले पूर्व में वीडियो बनाया जा चुका है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं कि वक्री ग्रह या नीच के ग्रह या अस्त के ग्रह किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। ये सेम चीजें इन पर भी लागू होंगी। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तब आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।